नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एसएनसी के प्यार से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली क्लासेस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला बेटा आप लोगों के लिए। फटाफट एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा। जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आने वाले एग्जाम के लिए। आरआरबी, जीएमसीएच, केजीएमयू, डीएमईआर, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सीएचओ का एग्जाम हो, सभी के लिए बेनिफिशियल क्लास रहने वाली है। शाबाश शाबाश शाबाश। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को जय श्री राम। चलो बेटा, आज के सेशन की अपन शुरुआत कर लेते हैं। और आज के सेशन का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहला और सिंपल सा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, ये रहा। क्वेश्चन पूछा गया है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन। सर, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डायरेक्ट हार्मोन्स को रिलीज करती हैं डायरेक्टली इन द ब्लड। डायरेक्टली कहां पर बेटा? ब्लड के अंदर। डायरेक्टली इनटू टिश्यू, टिश्यू के अंदर। डायरेक्टली इन द स्किन, स्किन के अंदर। थ्रू द डक्ट इन द बॉडी, डक्ट के द्वारा किसके अंदर? बॉडी के अंदर। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट राइट आंसर आना चाहिए, एक एक बच्चे का राइट आंसर आना चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपसे बात करके चलो बेटा ग्लैंड्स की। किसकी बात करके चले सर? ग्लैंड्स नाम सुना होगा। ग्लैंड्स क्या होते हैं? स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल टाइप की सेल होती हैं जो कि सिक्रीट करती हैं इट्स ऑन सिक्रीशन, अपने खुद के सिक्रीशंस को सिक्रीट करने का काम करते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं ग्लैंड्स। और सर सिक्रीशन कौन कौन से होंगे? एग्जाम्पल की बात आती है सर सिक्रीशन के अंदर। एग्जाम्पल याद रखना बेटा, उसके अंदर एंजाइम आएगा। क्या आएगा बेटा? एंजाइम आएगा सर। उसके अंदर म्यूकस आ सकता है सर, और उसके अंदर आ सकते हैं बेटा हार्मोन। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर जो ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड से कौन से टिश्यू की बनी होती है? तो आंसर देके आना है ग्लैंडुलर। कौन से टिश्यू की बेटा? ग्लैंडुलर टिश्यू की बनी होती है। कौन बेटा? ग्लैंड्स। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा सर, जो ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं? तो हमेशा याद रखना, जो ग्लैंड्स होती है टू टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है सर। और दो प्रकार की ग्लैंड कौन कौन सी होती है सभी को पता है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड। सर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या करती है? वो सिक्रीट करती है किसको बेटा? म्यूकस और एंजाइम को। म्यूकस और एंजाइम को सिक्रीट करने का काम करती है। और म्यूकस और एंजाइम को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना है। कहां तक पहुंचाना बेटा? टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना, जहां पर उसकी जरूरत है वहां तक पहुंचाने के लिए जो ग्लैंड होती है वो डक्ट का यूज करती है। क्या यूज करती है? डक्ट का यूज करती है। उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं डक्टस ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? डक्टस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन बात आएगा एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि सिक्रीट करती है क्या बेटा? हार्मोन को सिक्रीट करेगी। किसको सिक्रीट करेगी? हार्मोन को सिक्रीट करेगी। और हार्मोन है डायरेक्टली किसके अंदर डाले जाएंगे? ब्लड के अंदर डाले जाएंगे। और ब्लड के द्वारा कहां तक पहुंचते हैं? टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। कहां तक पहुंचेंगे? टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए एंडोक्राइन ग्लैंड कितने प्रकार की होती है, तो आंसर देके आना है सर थ्री टाइप की होती है। और थ्री टाइप की कौन कौन सी होती है? माही मार रहा है। कौन मार रहा है? माही मार रहा है। माही के अंदर बेटा मैरोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड सर? मैरोक्राइन ग्लैंड। ए का मीन्स होगा बेटा एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड। और बेटा एच का मीन्स होगा हेलोक्राइन ग्लैंड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मैरोक्राइन जो ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड होती है? मैरोक्राइन जो ग्लैंड होती है, मैरोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल क्या होगा? तो एग्जांपल आंसर देके आना स्लेवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बेटा? स्लेवरी ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड किसका एग्जांपल होगा? सर ये एग्जांपल होता है मैरोक्राइन का। एपोक्राइन का होता है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड इसका एग्जांपल रहेगा। या मैं बोल के चलो बेटा मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड के बाद एक गुनी होगी सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड जो कि ऑयली सब्सटेंस को रिलीज करती है, सीबम को रिलीज करती है। और हेलोक्राइन का एग्जांपल होगा बेटा सर्मिनियस। क्या रहेगा बेटा? सर्मिनियस। और मेम्बोबियन, मेम्बोबियन किसका एग्जांपल रहेगा? सर यह एग्जांपल होता है किसका? हेलोक्राइन ग्लैंड का। सर अब सुनिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए हार्मोन क्या होता है? हार्मोन होता है बेटा क्या? एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके बेटा डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट के ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं। और बेटा रिसेप्टर पे जाके जुड़ने के बाद जो हार्मोन होता है वो पूरी की पूरी उस बॉडी पार्ट की
फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मीन्स होता है उसके फंक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, उसे अपन बोलते हैं हार्मोन। और हार्मोन बेटा कितने प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी के अनुसार, घुलनशीलता के अनुसार कितने प्रकार के होंगे, टू टाइप के हार्मोन होते हैं। एक होता है सर फैट सोल्यूबल, कौन सा बेटा, फैट सोल्यूबल होता है, और एक होता है सर वाटर सोल्यूबल, एक फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। सर फैट सोल्यूबल कौन सा होगा, T3 T4, और एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट वाले, कौन से पार्ट वाले, कोर्टेक्स पार्ट वाले, जहां से आता है मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और बेटा सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन के अंदर आएगा एंड्रोजन, ग्लूकोकोर्टिकोइड के अंदर आता है कोर्टिसोल आता है, कोर्टिसोन आता है, कोर्टिकोस्टेरोन आता है, और मिनरलोकोर्टिकोइड के अंदर आता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। वाटर सोल्यूबल कौन से होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, और पेनक्रिएटिक एसिनार सेल के हार्मोन। ये कौन से होंगे सर, वाटर सोल्यूबल होंगे। नेक्स्ट वन सर, ऑन द बेसिस ऑफ ए, ऑन द बेसिस ऑफ ए नेचर, नेचर के बेसिस के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। और 3 टाइप के कौन कौन से सर, एक होगा बेटा स्टीरॉयड नेचर का, कौन से नेचर का, स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन। एक होंगे बेटा टायरोसिन डेरिवेटिव, टायरोसिन डेरिवेटिव नेचर के हार्मोन, और एक होंगे बेटा प्रोटीन नेचर के हार्मोन। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टीरॉयड नेचर के कौन से होते हैं, स्टीरॉयड नेचर के होंगे एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट वाले जो हार्मोन आते हैं वो सारे के सारे स्टीरॉयड होंगे। टायरोसिन डेरिवेटिव बेटा T3 T4 होता है, और साथ में एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन और कैटाकलामाइन आता है, वो होता है। और प्रोटीन नेचर का होगा बेटा पैराथायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, और बेटा पेनक्रियाज ग्लैंड के हार्मोन। किस नेचर के होंगे, प्रोटीन नेचर के होंगे। प्रोटीन नेचर के जो हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर आपको मिलेंगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ध्यान से सुन लेना, कहां पर मिलेंगे, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। टायरोसिन के कहां मिलेंगे, न्यूक्लियस के ऊपर मिलेंगे। और स्टीरॉयड के कहां पर मिलेंगे, स्टीरॉयड नेचर के अपने को मिलेंगे साइटोप्लाज्म में, कहां मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। अब सुनिएगा सर, अगर अपन बात करके चले प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, मैं ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं, अभी कुछ दिनों बाद आपका एग्जाम होने वाला है, वहां से यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन फंस सकता है, और क्वेश्चन एक नंबर, एक नंबर हर बच्चे के लिए, हर एक कंपटीशनर के लिए क्या रहने वाला, इंपोर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे एक नंबर की कीमत उस व्यक्ति से पूछ के देखना जो कि कभी एग्जाम के अंदर एक नंबर से क्या रह गया हो, पीछे रह गया और सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गया हो। तो देखिएगा बेटा, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो आंसर दे के आना है, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है P2 टैब के नाम से अपने को याद रखना है। P का मीन्स होगा बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी P का मीन्स। एक P का मीन्स होगा बेटा पिनियल ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड सर, पिनियल ग्लैंड। एक T का मीन्स होगा बेटा थायराइड ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ए का मीन्स होगा बेटा एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। और पी का मीन्स होगा बेटा पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड। यहां से जितने भी हार्मोन आते हैं सारे के सारे ये ग्लैंड्स होती हैं, केवल और केवल हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती हैं, अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करती हैं। कौन सी ग्लैंड बेटा, ये जो ग्लैंड्स मैंने आपके सामने लिखी हैं। नेक्स्ट वन सर, अगर अपन बात करके चलें सर, इसके बाद है एक ग्लैंड होती है मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी होती है सर, मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड। मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है, मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो कि क्या काम करती है, हार्मोन को भी सीक्रेट करती है और अन्य भी कार्य करती है। इनके अंदर आएगा बेटा मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर हमेशा याद रखना सबसे पहला बड़ा प्यारा आता है पेनक्रियाज, कौन सी रियाज, पेनक्रियाज। जहां से बेटा पेनक्रियाज की जो टेल पार्ट होता है इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल होती है, अल्फा बीटा डेल्टा और पीपी सेल पाई जाती है। अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से प्रोपियोनिन, डेल्टा से बेटा सोमेटोस्टेटिन और बेटा पीपी से पॉलीपेप्टाइड आता है। नेक्स्ट वन बेटा लीवर आता है, लीवर से भी एक हार्मोन आता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोपोएटिन। सर नेक्स्ट वन अगर बात करके चले लीवर के बाद स्टमक, स्टमक से एक हार्मोन आता है गैस्ट्रिन। नेक्स्ट वन बेटा लीवर हो गया, लीवर से थ्रोम्बोपोएटिन। नेक्स्ट वन बेटा किडनी, और किडनी से आता है इरिथ्रोपोएटिन जो कि बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है और आरबीसी की संख्या बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट वन बात आएगा बेटा इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से कौन सा हार्मोन आएगा, इंटेस्टाइन से आता है एक तो आता है सिक्रेटिन और एक आता है कोलिसिस्टीन कार्लिन, सॉरी कोलिसिस्टीन काइनेज। सर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे पहला हार्मोन कौन सा था,
सिक्रेटिन था जो कि किसने खोजा था, स्टर्लिन ने खोजने का काम है किया था। नेक्स्ट वन बेटा इंटेस्टाइन के बाद है, अगर मैं आपसे बात करके चलूं, थाइमस ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड, और थाइमस ग्लैंड से कौन सा आता है सर, थाइमोसिन हार्मोन आता है। कौन सा हार्मोन आएगा, थाइमोसिन। नेक्स्ट वन अपने प्यारे से दिल के अंदर से भी एक हार्मोन आता है, एएनपी, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। नेक्स्ट वन बेटा ओवेरी, ओवेरी से हार्मोन आता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट वन बेटा टेस्टिस, टेस्टिस से हार्मोन आता है टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन आएगा। और 10वां होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से वो सारे के सारे हार्मोन आते हैं जो कि बेटा रिलीजिंग होते हैं और इनिबिटिंग, रिलीजिंग और इनिबिटिंग हार्मोन कहां से आएंगे, हाइपोथैलेमस से आएंगे। अगर सर मैं यहाँ पर बात करके चलूं सर रिलीजिंग हार्मोन कौन सा होता है, पूरा का पूरा यहाँ पर आपको बायोडाटा मिल जाएगा, किसका, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम का। सर रिलीजिंग हार्मोन होते हैं सबसे पहले, अगर अपन बात करके चले, जी आर एच, जी एच ए आर एच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होगा ये एक्ट करता है किसके ऊपर बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी, और यहाँ से रिलीज कराता है ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन काम करता है मसल के ऊपर, बॉडी के ऑर्गन के ऊपर, उसके साइज और शेप को बढ़ाने का काम करेगा। एक होगा जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि काम करेगा किसके ऊपर बेटा, एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां से रिलीज कराएगा एफएसएच और एलएच को, और एफएसएच एलएच एक्ट करेंगे किसके ऊपर, ओवेरी, कौन सी री बेटा, ओवेरी। और ओवेरी से सिक्रीशन बढ़ाते हैं किसका, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट वन बात आएगा बेटा पीआरएच, पीआरएच का मींस होगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, एक्ट करेगा कहां पर बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां से रिलीज कराएगा प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क को बनाने के, प्रोडक्शन को बढ़ाने का। नेक्स्ट वन बात आएगी एमआरएच, मेलिनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, मेलिनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन भी एक्ट करता है किसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां से रिलीज कराता है एमएसएच को, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि काम करेगा मेलिनोसाइट, और वहां से रिलीज होगा मेलेनिन, जो कि स्किन के पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट वन बेटा एमआरएच के बाद आएगा टीआरएच, टीआरएच का मींस होगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एक्ट करता है किसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये काम करेगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर, वहां से रिलीज कराएगा T3 एंड T4 को बेटा, किसको सर, T3 एंड T4 को। नेक्स्ट वन बात आएगी बेटा, इसके बाद अगर अपन बात करके चले, कौन सा बच गया, सीआरएच, सीआरएच होगा कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि काम करेगा, एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां से रिलीज कराएगा एसीटीएच, एंटीरियर क्या होगा, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, और एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन एक्ट करेगा किसके ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पार्ट पर, कोर्टेक्स और मेडुला, वहां से हार्मोन को रिलीज कराने का काम करेगा। ये कौन से हैं बेटा, ये सारे के सारे रिलीजिंग हार्मोन है। अगर आपसे इनिबिटिंग हार्मोन पूछ लिया जाए, इनिबिटिंग हार्मोन दो आएंगे सर, कौन कौन सा इनिबिटिंग हार्मोन आएगा, एक तो आएगा बेटा जीएचआईएच, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन, क्या बोलते हैं, सोमेटोस्टेटिन के नाम से जानते हैं। और एक आएगा बेटा पीआईएच, प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन, जिसको डोपामाइन के नाम से जानते हैं। मे भी इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, अगर आप लोगों ने अच्छे से इसको समझने की क्या की होगी, कोशिशें की होगी तो। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसका राइट आंसर क्या जाएगा बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा, ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड। सर अगर हाई कंसंट्रेशन हो किसका बेटा, एस्ट्रोजन हार्मोन का, किसके अंदर बेटा, ब्लड के अंदर, तो क्या करता है, कॉज करता है ओव्यूलेशन को, इनिबिट करेगा सिक्रीशन ऑफ एफएसएच को, इज वन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस या स्टिमुलेशन ऑफ लैक्टेशन। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन है राइट जाएगा, ए राइट रहेगा, बी राइट रहेगा, फटाफट फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा सर एक चीज मैं आपको बता के चलूं, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी होगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपने पढ़ा होगा फीडबैक मैकेनिज्म, क्या पढ़ा होगा, फीडबैक मैकेनिज्म। और फीडबैक मैकेनिज्म क्या बोलता है, अगर बॉडी के अंदर बेटा, अगर बॉडी के अंदर एफएसएच का लेवल बढ़ता है, तो एफएसएच का बढ़ा हुआ लेवल किसको बढ़ाता है, एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाता है,
बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन का लेवल किसको बढ़ाता है, एलएच को बढ़ाता है, और बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन का लेवल कम करता है, डिक्रीज करता है किसको बेटा, एफएसएच को। और सभी को पता है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, इमेच्योर होते हैं, उनको मैच्योर करने का काम करता है। और जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, रप्चर होते हैं, और रप्चर होने के बाद उसके क्या होता है, ओवुलेशन होता है, मैं बोलूं सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। सर रप्चर करने का काम एलएच करता है, लेकिन उस फॉलिकल्स को मैच्योर करने का काम कौन करेगा, एफएसएच करेगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, अगर ब्लड के अंदर बेटा किसका लेवल बढ़ जाए, एस्ट्रोजन का लेवल है ज्यादा हो जाए तो क्या काम करेगा बेटा, वो दोनों काम करेगा। क्या करेगा, दोनों काम करेगा। और दोनों काम कौन से करेगा, एक तो मैंने बोला कि सर फीडबैक मैकेनिज्म में एस्ट्रोजन किसको बढ़ा रहा है, एलएच को बढ़ा रहा है, और दूसरा मैंने बोला एस्ट्रोजन, बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन क्या करेगा बेटा, एफएसएच को कम करने का काम करेगा, एफएसएच को कम करने का काम करेगा, डिक्रीज करने का क्या करेगा, कार्य करेगा। अगर एफएसएच डिक्रीज होगा तो बेटा क्या नहीं होगा, इमेच्योर जो ग्राफियन फॉलिकल्स हो मैच्योर नहीं होंगे, और मैच्योर नहीं होंगे तो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज नहीं होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर नहीं होंगे। तो क्या हो सकता है, इनिबिट सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, एफएसएच के सिक्रीशन को इनिबिट करता है। सेकंड बेटा, अगर बात करके चले एस्ट्रोजन अगर एलएच के लेवल को बढ़ाएगा और ज्यादा लेवल बढ़ेगा, एलएच का पीक लेवल पे जाएगा, तो सर क्या देखने को मिलेगा, जो ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर होकर रखा हो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। तो क्या भी कर सकता है, कोज ओवुलेशन। अब बात सुन लेना, दोनों में से राइट किसको करके आना है, राइट करके आना है इनिबिट से सिक्रीशन ऑफ एफएसएच है। अब बात करके चले बेटा, अगर बात करके चले जो एस्ट्रोजन है, बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन है, अगर एफएसएच को कम करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम करेगा, अगर ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर ही नहीं होगा तो एलएच किसके ऊपर काम करेगा, किसको रप्चर करेगा। तो सबसे पहली बात अपने को याद रखना है, बढ़ा हुआ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन है इन ब्लड, ब्लड के अंदर क्या करेगा, इनिबिट करेगा सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, अबाउट 1 आवर आफ्टर द बर्थ। देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है, अबाउट 1 आवर आफ्टर बर्थ द नर्स कैन एक्सपेक्ट ए नियोनेट टू बी। सर बच्चे का जन्म हुए कितने घंटे का समय हो गया है, 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, और नर्स उसे क्या एक्सपेक्ट करेगी कि उसकी कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, क्राई एंड क्रैंकी मॉलवे। सर बच्चा जोर जोर तरीके से रोना चाहिए, हाइपर रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई, कोई भी स्टिमुलाई उसके अगेंस्ट हाइपर है, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, रिलैक्स एंड स्लीपी क्वाइटली, रिलैक्स होना चाहिए और स्लीपी क्वाइटली होना चाहिए, इंटेंसली अलर्ट विद आई वाइड ओपन, इंटेंसली क्या होना चाहिए बेटा, अलर्ट होना चाहिए, और वाइडली चौड़ी चौड़ी आंखें फाड़ी हुई होनी चाहिए। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, जन्म का कितना घंटा बीत चुका है, 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, तो नर्स उसे क्या एक्सपेक्ट करेगी। आपने पढ़ा होगा बेटा, रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक चेक की होंगे, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, और एक चीज आपने बहुत बार पढ़ी होगी और बहुत बार सुनी भी होगी, बच्चे को या बेटा ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग अपने जो प्रोवाइड करने का जो टाइम होता है डिपेंड करता है टाइप ऑफ डिलीवरी के ऊपर। अगर एक तो होती है नॉर्मल डिलीवरी और एक होती है बेटा सिजेरियन सेक्शन। सर नॉर्मल डिलीवरी के अंदर क्या करना होता है और सिजेरियन सेक्शन के अंदर क्या करना होता है। नॉर्मल डिलीवरी के अंदर अपने को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करनी है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है अपने को, जितना शीघ्र से शीघ्र हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट करना है, या बोलते हैं बेटा विद इन 30 मिनट है, 30 मिनट के अंदर अंदर क्या कर देना चाहिए बेटा, सर 30 मिनट के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कर देनी चाहिए। सिजेरियन सेक्शन के अंदर 3 से 4 घंटे के बाद अपने को स्टार्ट करनी। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले 30 मिनट जो बच्चा होता है ना एक्टिव होता है, कैसा होता है बेटा, एक्टिव होता है, और 30 मिनट के बाद बच्चा स्लीपी और क्वाइट हो जाता है, स्लीपी और क्वाइट हो जाता है। समझ में बात आई क्या, और 2 घंटे के बाद दोबारा रिएक्टिवनेस में आएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, सर नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि बच्चा रिलैक्स होगा और स्लीपिंग होगा, क्वाइटली शांति से सो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, फॉलोइंग आर इमीडिएट एसेंशियल केयर टू बी प्रोवाइड टू ऑल द इन्फेंट एक्सेप्ट। सर कौन कौन सी इमीडिएट केयर होंगी जो कि एसेंशियल रहेंगी, जो कि अपने को प्रोवाइड करके चलनी है सभी के सभी इन्फेंट को एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइड वार्मथ, उसको अपने को गर्मी देनी है। सर गर्मी देने का मींस क्या होगा, उसको हाइपोथर्मिया से बचाना है। ऑप्शन नंबर बी है ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करनी, इम्यूनाइजेशन देना है, और प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। सर कौन कौन सी चीजें तो अपने को इमीडिएट करके चलनी है, एक को छोड़ना, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक को छोड़कर 3 को तो अपने को फॉलो करना ही करना है। फटाफट बताइएगा, क्या सर उसको अपने वार्म देने की कोई जरूरत नहीं है, क्या ब्रेस्ट फीडिंग देने की जरूरत नहीं है, क्या इम्यूनाइजेशन देने की जरूरत नहीं है, या इन्फेक्शन से बचाने की जरूरत नहीं है, फटाफट बताइएगा। देखिएगा बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन,
जो न्यूबॉर्न बेबी होता है बॉडी सिस्टम असेसमेंट पढ़ा होगा, उसके अंदर फिफ्थ पॉइंट है पढ़ाया होगा इम्यून सिस्टम। जो न्यूबॉर्न बेबी होगा, न्यूबॉर्न बेबी का जो इम्यून सिस्टम होता है इमेच्योर होता है, इमेच्योर होगा तो मैटरनल जो एंटीबॉडी होती है और बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, जैसे कि आईजीजी ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बच्चे के अंदर जाती है और बेटा आईजीए ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा जाती है, और जो आईजीजी होती है वो क्या करती है प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर बच्चे के अंदर पहुंचती है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात बेटा सर, अगर बात करके चलें ब्रेस्ट फीडिंग भी अपने को जरूरी होती है, क्योंकि बेटा अगर टाइमली अपन ने ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को प्रोवाइड नहीं की, नॉर्मल डिलीवरी है एज सून एज पॉसिबल या विद इन 30 मिनट अपने को बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करनी है। अगर टाइमली अपन ने ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड नहीं की तो बच्चे के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, तो उस कंडीशन के अंदर बच्चे के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। उस कंडीशन से बचाने के लिए इमीडिएट अपने को स्टार्ट करनी है प्रोवाइड वार्मथ। बेटा न्यूबॉर्न बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा खतरा रहता है क्या होने का, हाइपोथर्मिया होने का, और बच्चे के अंदर साइलेंट किलर डिजीज के नाम से हाइपोथर्मिया को जाना जाता है। नॉर्मल बेबी की बॉडी का टेंपरेचर होता है 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बॉडी का टेंपरेचर 36.5 डिग्री से कम होगा तो हाइपोथर्मिया बोला जाएगा, और हाइपोथर्मिया के लिए हेड जो होता है ग्रेटेस्ट सोर्स होता है किसका बेटा, हीट लॉस का। तो बेबी के हेड को कवर करते सबसे पहले अपन बेबी को क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्राई कॉटन, और बेबी को रैप करते किसके अंदर बेटा, एक वार्म ब्लैंकेट के अंदर। चलो सर, वेरी 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 गुड। और बचा क्या बेटा, इम्यूनाइजेशन। तो बेटा अपने को इम्यूनाइजेशन की कितनी ज्यादा जरूरत नहीं होती कि बच्चे का जन्म हो और बच्चे का जन्म होते ही फटाक जैसी अपने को इम्यूनाइजेशन देना, ओपीवी पिलानी, हेपेटाइटिस बी देना है, या मैं बोल के चलूं बेटा बीसीजी का इंजेक्शन देना, नहीं, बिल्कुल तुरंत देने की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, 24 आवर तक का समय अपन ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं करेंगे, इस चीजों में अपन डिले नहीं करेंगे, इमीडिएट करके चलनी है। हाँ, विटामिन के का इंजेक्शन अपने को जरूर देना होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है किससे बेटा प्रिवेंट करेगा, किससे बेटा, ब्लीडिंग से, क्योंकि विटामिन के की बेटा कमी होती है, क्योंकि विटामिन के को बनाने का काम करता है नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया, और नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया क्या होती है, कमी होती है। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्लोजर ऑफ न्यूबॉर्न फोरामेन ओवल इज कॉज्ड बाय। सर न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो फोरामेन ओवल क्लोज होता है किसके कारण बेटा, ए डिक्रीज इन द एरोटिक ब्लड फ्लो के कम होने के कारण, ए डिक्रीज इन प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर कम होने के कारण, एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण, या एन इंक्रीज इन प्रेशर इन द राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ने के कारण। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा क्या रहेगा सर, जो क्लोजर होगा न्यूबॉर्न बेबी के अंदर फोरामेन ओवल है वो क्यों होता है सर, डिक्रीज इन द एरोटिक ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, डिक्रीज इन द प्रेशर लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, इंक्रीज इन द पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण, इंक्रीज द प्रेशर इन राइट एट्रियम। फटाफट राइट आंसर देगा, शाबाश शाबाश शाबाश। देखिएगा बेटा, अगर अपन बात करके चले, अगर है मैं आपको समझा के चलूं बेटा क्यों होगा, देखिएगा एक कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है, ये अपना प्यारा सा हार्ट होता है, और हार्ट के अंदर क्या होता है बेटा, 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इनके बीच में इसके बीच में एक स्पेस होता है, और उस स्पेस के अंदर उसको क्या बोलते हैं, एक ओपनिंग होती है, ओपनिंग को अपन क्या बोल के चलते हैं, उस ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन ओवल। और फोरामेन ओवल कब तक बोलते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है सर, बच्चे का जन्म होने से पहले बच्चा जब गर्भ के अंदर है, जन्म होने के बाद इसका नाम चेंज होता है, और जन्म होने के नाम इसके बाद चेंज होता है फोसा ओवेलिस। क्या बोलते हैं बेटा, फोसा ओवेलिस के नाम से जानते हैं। सर अगर अपन बात करके चले, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि सर नॉर्मल जब बच्चा जब गर्भ के अंदर होता है उस टाइम पे क्या होता है, राइट एट्रियम से कहां जाता है बेटा, ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर संट करता है, डायरेक्ट बेटा पल्मोनरी आर्टरी में ना जाकर 70 टू 80% जो ब्लड होता है डायरेक्ट कहां चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम की तरफ चला जाता है, और ऐसे होकर क्या होता है, सर्कुलेट होता है। जन्म के बाद बेटा ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। फंक्शनली तो ये क्लोज होता है, फंक्शनली कितने दिन के अंदर क्लोज होगा, फंक्शनली ये क्लोज होगा बेटा, अगर बात करके चलिए विद इन 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर के आधार पर ये बंद होता है बेटा कभी 1 ईयर की एज के ऊपर। सर ऐसे ही एक होता है डक्टस वेनोसस। क्या होता है बेटा, डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस का मींस होता है बेटा इंफीरियर वीना केवा, और इंफीरियर वीना केवा और बेटा अपनी अम्लाइकल वेन, ये दोनों मिलकर एक वेनस बनाते हैं, डक्टस वेनोसस बोलते हैं। जन्म के बाद इसको किस नाम से जाना जाएगा, लिगामेंटम वेंट्रोसम के नाम से जाना जाता है। एक होता है डक्टस आर्टियोसम। डक्टस आर्टियोसम का मींस क्या होगा बेटा, सर पल्मोनरी आर्टरी और बेटा एरोटा और डिसेंडिंग एरोटा, क्या बना, इन दोनों के बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, जन्म के बाद बोलते हैं लिगामेंटम आर्टियोसम के नाम से जानते हैं। सर अगर आप बात करके चले अम्लाइकल जो वेन होती है, अम्लाइकल वेन को जन्म के बाद लिगामेंटम टेरेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लिगामेंटम टेरेस के नाम से जानते हैं। अम्लाइकल आर्टरी को जन्म के बाद किस नाम से जानेंगे, अम्लाइकल आर्टरी को जन्म के बाद अपन जानते हैं, अमूल का नाम सुना होगा,
मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंटम, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंटम के नाम से जानते हैं। मे भी एक क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा। सारे के सारे फंक्शनली क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। कब बेटा, विद इन 5 मिनट के अंदर। सर जो अपना सबसे पहले इन सारों में सबसे पहले कब क्लोज होता है, डक्टस वेनस, विद इन 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर अंदर हो जाएगा। ये 1 मंथ के अंदर क्लोज हो जाएगा, ये 1 ईयर के अंदर क्लोज होगा। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर नियोनेटल रिसस्किटेशन। नियोनेटल के रिसस्किटेशन के लिए कौन सा स्टेप यूज करना है, एबीसीटी करना, सीटीबी करना है, या बीएसीटी करना है, या टीएबीसी करना है? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। सर नियोनेट है, नियोनेट के अंदर रिसस्किटेशन करना है। क्या करना है, रिसस्किटेशन करना, तो उसके अंदर कौन सा सीक्वेंस अपन यूज करके चलेंगे? शाबाश 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 शाबाश, वेरी 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा कि सर नियोनेट के अंदर रिसस्किटेशन का कौन सा स्टेप अपने को यूज करके चलना। देखिएगा बेटा, एक चीज मैं बता के चलूं, अगर बेटा नॉर्मली अडल्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, अडल्ट पर्सन है, अडल्ट पर्सन के अंदर जो सीक्वेंस यूज होती है सीपीआर की होती है सीएबी। क्या होती है बेटा, सीएबी। सर जो नियोनेट होते हैं ना, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उसके अंदर जो सीक्वेंस यूज होगी वो होती है टीएबीसी। सी का मींस होगा सर्कुलेशन, एयरवे, देखना कंप्रेशन या सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीथिंग। इसके अंदर होगा बेटा टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। अब देखिएगा सर, अगर अपन बात करके चलें, अगर किसी पर्सन को अपने को सीपीआर देना है तो सबसे पहली बात सुन लेना, सीपीआर, सीपीआर का मींस होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन। कार्डियो का मींस होता है बेटा हार्ट, पल्मोनरी का मींस होता है लंग्स, और रिसस्किटेशन का मींस होता है रिस्टोर करना। क्या करना बेटा, रिस्टोर करना, या मैं बोलूं क्या, चलो बेटा रीएस्टेब्लिश करना, या मैं बोलूं रिसस्किटेशन करना। दोबारा से हार्ट और लंग्स के फंक्शन को स्टार्ट करना, क्या बोला जाता है, सीपीआर। सीपीआर की एक डेफिनेशन होती है, सीपीआर इज द प्रोविजन टू प्रोवाइड O2 थेरेपी टू द वाइटल ऑर्गन्स अंटिल मेडिकल हेल्प अराइज। जब तक कोई भी मेडिकल हेल्प अराइज नहीं होती तब तक बेटा वाइटल ऑर्गन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना सर सीपीआर क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है। सर सीपीआर अपने को किसको देना चाहिए, सर पल्सलेस क्लाइंट के अंदर, या बेटा जिसके अंदर पल्स प्रेजेंट, हमेशा याद रखना जिसके अंदर पल्स प्रेजेंट उसके अंदर कभी भी सीपीआर नहीं दिया जाता। जिसके अंदर पल्स एब्सेंट होती है उसको अपन सीपीआर देके चलेंगे। सर अनकॉन्शियस पर्सन को अपने को एसेस करना, अनकॉन्शियस पर्सन को एसेस करने के लिए काउज मेथड का यूज किया जाता है। कौन से मेथड का बेटा, काउज मेथड। सी का मींस होता है कैन यू हियर मी, ओपन योर आइज, व्हाट इज योर नेम और स्क्वीज माय हैंड। ये होता है काउज मेथड का मींस। सर जब अपन सीपीआर देंगे तो सबसे पहले क्लाइंट को अपने को पोजीशन देनी है। कौन सी पोजीशन देके चलेंगे, क्लाइंट को अपने को देनी है बेटा रोज पोजीशन या सुपाइन पोजीशन देके चलेंगे। रोज पोजीशन होती है सुपाइन के साथ हाइपर एक्सटेंडेड करना, किसको, नेक को। सर जो रेस्क्यूर होगा, बचाने वाला होगा, कौन सी पोजीशन में होगा, नीलिंग पोजीशन में होगा, घुटनों के बल बैठा हुआ होगा। कौन सी पोजीशन में होगा, नीलिंग पोजीशन में होगा, घुटनों के बल बैठा हुआ होगा। नेक्स्ट वन सर इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात हम आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नीलिंग पोजीशन के बाद सर अपने को क्या करना, ब्रीथिंग देनी 5 to 6 सेकंड तक। जब भी ब्रीथिंग देंगे तो नोज को क्या करना है, पिंच करना है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात बेटा, अडल्ट पर्सन है दोनों हाथों का यूज करना, चाइल्ड के अंदर एक या दोनों हाथों का यूज कर सकते हैं, इन्फेंट के अंदर बेटा टू फिंगर या 2 थंब या 1 थंब का अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात आएगी बेटा, अपने को सीपीआर का इफेक्टिवनेस चेक करना है जब बेटा 5 साइकिल कंप्लीट हो जाए 30 रेशो 2 की, उसके बाद अपने को चेक करना है। सर अडल्ट पर्सन के अंदर कैरोटिड आर्टरी, बच्चे के अंदर बेटा, चाइल्ड के अंदर फीमोरल, इन्फेंट के अंदर ब्रेकियल और न्यूबॉर्न बेबी के अंदर एपिकल करके चलते हैं। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात बेटा, सर अगर अपन बात करके चले अडल्ट पर्सन है, अडल्ट पर्सन के अंदर एक बचाने वाला तो 30:2 और 2 बचाने वाले तब भी 30:2। 30 तो कंप्रेशन देने और 2 ब्रीथिंग देनी है। कई बार एग्जाम के अंदर बेटा ब्रीथिंग रेशो कंप्रेशन पूछा जाता है, एग्जाम को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। नेक्स्ट वन बेटा, अगर बात करें चाइल्ड है बचाने वाला एक है तो 30:2 और बचाने वाले 2 हैं 50:2। अगर इन्फेंट है बचाने वाला एक है 30:2 और बचाने वाले 2 हैं 50:2। अगर बेटा नियोनेट है, न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर सीपीआर देना है, न्यूबॉर्न बेबी और न्यूबॉर्न बेबी के अंदर सीपीआर देना है, तो कंप्रेशन रेशो वेंटिलेशन क्या रहेगा, कंप्रेशन रेशो वेंटिलेशन रहेगा 90:30। अगर कट करके देखें तो 3:1 जाएगा। अगर बेटा नियोनेट के अंदर, अगर मैं यहाँ पर बात करें, चलो नियोनेट रिसस्किटेशन की बात कर रहे हैं, नियोनेट को अपने को बचाना तो कंप्रेशन की जो डेप्थ होगी, क्या होगी बेटा, डेप्थ होगी। गहराई कितनी रख के चलनी, तो अपने को गहराई अपने को रख के चलनी है। हमेशा याद रख लेना कितनी गहराई रख के चलेंगे बेटा, सर 0.5 to 0.75 इंच रखेंगे। या सर मैं बात करके चलो समझाने की कोशिश करूं, 2/4 to 3/4 इंच अपन क्या रख के चलेंगे बेटा, डेप्थ रख के चलेंगे। सर एग्जाम के अंदर साइड पूछेगी और साइड कौन सी दी जाती है, तो हमेशा याद रखना लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम, लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम अपन साइड पे रखेंगे। ये होगी डेप्थ, ये होगी साइड। और बेटा इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए क्या करके चलेंगे, इफेक्टिवनेस को चेक करना तो एपिकल आर्टरी का यूज करेंगे। अगर बेटा बचाने वाला एक है तो 2 फिंगर या 1 अंगूठे का यूज कर सकता है कंप्रेशन देने के लिए। अगर बचाने वाले 2 हैं तो 2 फिंगर या 2 अंगूठों का यूज कर सकते हैं। सर सीपीआर के कारण कॉम्प्लिकेशन हो सकती है क्या, सर सीपीआर के कारण बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। सीपीआर के कारण रिब्स फ्रैक्चर हो सकती है, लिवर फ्रैक्चर, रिब्स फ्रैक्चर होगा, लिवर के अंदर पंक्चर हो सकता है, हार्ट के अंदर पंक्चर हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग अपने को देखने को मिल सकती है, रिब्स ब्रेकडाउन देखने को मिल सकती है।
सर क्या सीपीआर की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है? नहीं बेटा, सीपीआर की कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होती है। हर कंडीशन के अंदर अपने को सीपीआर, क्योंकि बेटा मर तो वो पहले ही रहा, मरते हुए को क्या करना, बचाना। जब लंग्स और हार्ट के फंक्शन क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उनको दोबारा स्टार्ट करते हैं, उसी को तो क्या बोलते हैं, सीपीआर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा टी ए बी सी। क्या रहेगा बेटा? टी ए बी सी। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। शॉर्ट एंड एक्सटेंडेड ड्यूरेशन रिकमेंडेड फॉर कंगारू मदर केयर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इज। सर शॉर्ट और एक्सटेंडेड ड्यूरेशन क्या रहेगी? सबसे कम से कम और ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेशन क्या रहेगी रिकमेंडेड फॉर कंगारू मदर केयर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार कम से कम और ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेशन कितना रहेगा कंगारू मदर केयर का? 2 आवर एंड 5 to 8 आवर, 3 आवर एंड 10 to 12 आवर, 4 आवर एंड 5 to 8 आवर, 5 आवर एंड 10 to 12 आवर। फटाफट बताइएगा। देखिएगा बेटा, तब तक मैं आपको केएमसी बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? केएमसी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। केएमसी, केएमसी का मींस होगा बेटा कंगारू मदर केयर। क्या होगा बेटा? कंगारू मदर केयर। सर इसी को बोलते हैं स्किन टू स्किन केयर। क्या बोलते हैं बेटा? स्किन टू स्किन केयर। सबसे पहले किसने दी थी बेटा? एडगर रॉय ने। किसने दी थी बेटा? एडगर रॉय ने। कोई भी फैमिली मेंबर, एनी फैमिली मेंबर कैन बी प्रोवाइड केएमसी। कोई भी फैमिली मेंबर होगा जो कि कंगारू मदर केयर है प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात आएगी बेटा, नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात आएगी, जबरदस्त बात आएगी। सर कंपोनेंट ऑफ केएमसी, कंपोनेंट ऑफ केएमसी, केएमसी के कंपोनेंट कौन से होंगे? केएमपी के टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा? 3 कंपोनेंट होते हैं। और 3 कंपोनेंट केएमसी के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बेटा कंगारू पोजीशन। कौन सा होता है? कंगारू पोजीशन। एक होता है बेटा कंगारू न्यूट्रिशन और एक होता है बेटा कंगारू डिस्चार्ज एंड फॉलो अप। कंगारू डिस्चार्ज एंड फॉलो अप है। सर कंगारू पोजीशन के अंदर मदर को देंगे सेमी रिक्लाइन पोजीशन देते हैं या सेमी सिटिंग पोजीशन देते हैं, ताकि बच्चे को किससे बचाया जा सके बेटा? जीआरडी, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर से, एडीजी से बचाया जा सके। सर बच्चे को क्या कौन सी पोजीशन देंगे? प्रोन पोजीशन देंगे, मदर के एब्डोमेन पे लेटाएंगे। और बेबी का जो एब्डोमेन होगा कौन से रीजन पे होगा? मदर के एपिगैस्ट्रिक रीजन पे होना चाहिए। बेबी के हेड को स्लाइटली क्या करेंगे? टर्न करेंगे वन साइड और स्लाइटली क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे, ताकि वो बच्चा परफॉर्म कर सके बेटर रेस्पिरेशन। बच्चे के जो घुटने होंगे, नी को अपन क्या करेंगे बेटा? फ्लेक्स करेंगे और क्या करेंगे? अबडक्टेड, फ्लेक्स और अबडक्टेड। सेम एज लाइक एज फ्रॉग लाइक पोजीशन। कैसी पोजीशन बन जाएगी? एक मेंढक जैसी पोजीशन बन जाएगी। कंगारू न्यूट्रिशन, अब जब भी बच्चे को अपन क्या दे रहे हैं? कंगारू मदर केयर दे रहे हैं, तो अपने को एडिक्वेट और प्रॉपर अमाउंट में क्या देना बेटा? अपने को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करनी है, एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। कंगारू डिस्चार्ज एंड फॉलोअप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसका? कंगारू मदर केयर का। अगर कोई मदर बेबी को क्या करती है बेटा? कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करती है, तो बेटा उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के चांसेस क्या होते हैं? अर्ली होते हैं। किसके कंपैरिजन में? एक लेट या एनी फैमिली मेंबर कैन बी प्रोवाइड केएमसी, और अन्य उसके कंपैरिजन में कोई भी फैमिली मेंबर क्या प्रोवाइड करता है? केएमसी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट वन सर, अगर अपन बात करके चले, क्राइटेरिया होता है केएमसी प्रोवाइड, क्या होता है बेटा? क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है फॉर केएमसी प्रोवाइडर? केएमसी प्रोवाइडर के लिए क्या क्राइटेरिया होगा? जो भी केएमसी प्रोवाइड करेगा बच्चे को बेटा, उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि वो हीमोडायनेमिकली क्या होना चाहिए? स्टेबल। हीमोडायनेमिकली स्टेबल का मींस उसके अंदर जो वाइटल साइन होते हैं, क्या होता है बेटा? वाइटल साइन होते हैं क्या होने चाहिए? नॉर्मल होने चाहिए। नेक्स्ट वन बेटा, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, वो क्या होना चाहिए बेटा? फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए और फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट वन बेटा, केएमसी प्रोवाइडर के लिए हो गया। और फिर न्यूबॉर्न बेबी, सर जो न्यूबॉर्न बेबी है जिसको जरूरत है किसकी बेटा? केएमसी की, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए। हीमोडायनेमिकली स्टेबल का मींस उसके अंदर वाइटल साइन नॉर्मल होने चाहिए। एक बात हमेशा पल्ले बांध लेना, गांठ बांध लेना, सर उसकी बॉडी का टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। कितने? सॉरी ज्यादा होना चाहिए। कितने से ज्यादा होना चाहिए? 34 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना चाहिए, तभी केएमसी इफेक्टिव होगी। उससे कम में केएमसी इफेक्टिव नहीं होगी। तो अपने को बेबी को रेडिएंट वार्मर या इंक्यूबेटर में रखने की आवश्यकता होगी। और बेटा फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। केएमसी का जो ड्यूरेशन होता है कितना होता है बेटा? मिनिमम, कम से कम कितना होगा बेटा? 1 आवर। कितना होगा बेटा? 1 आवर। और मैक्सिमम कितना होगा बेटा? मैक्सिमम याद रखना 24 आवर। कम से कम होगा बेटा 1 घंटा और ज्यादा से ज्यादा होगा 24 घंटे। चलो सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, सर केएमसी को स्टॉप कब करना? केएमसी को स्टॉप करना या तो बेटा बेबी का वेट 2.5 kg या उससे ज्यादा हो जाए, या बेबी की बॉडी का टेम्परेचर क्या आ जाए? नॉर्मल आ जाए, तो अपन केएमसी को क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। 2 आवर 5 to 8 ड्यूरेशन, 3 आवर 10 to 12, 4 आवर एंड 5 to 8, सर 5 आवर एंड 10 to 12। तो हमेशा याद रख लेना ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पर कम है लेकिन ज्यादा भी है, कम है लेकिन ज्यादा भी है। कम से कम मैंने बोला 1 घंटा और ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे? 24 घंटे। ऑप्शन नंबर सी राइट क्यों गया है? क्योंकि यहाँ पर 3 घंटे कम से कम नजर आ रहे हैं और 10 से 12 ज्यादा से ज्यादा नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 5 है, 3 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। यहाँ पर 4 घंटे तो है, यहाँ पे 2 घंटे तो, लेकिन ज्यादा टाइम कम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट जाएगा? बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सर विच ड्रग यूज टू इनहिबिट मिल्क सिक्रीशन आफ्टर डिलीवरी?
सर डिलीवरी के बाद मिल्क सिक्रीशन को इनिबिट करने के लिए कौन सी दवाई ली जाती है? इनिबिट का मीन्स होता है बेटा रोकना, प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बोला, यहाँ पर इनिबिट करने के लिए बोला, मिल्क को प्रोडक्शन को कम करने के लिए। मिल्क के प्रोडक्शन को कम करने के लिए कौन सी दवाई का यूज करके चलते हैं? सर ऑप्शन नंबर है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का, ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरोन का, ऑप्शन नंबर सी है ब्रोमोक्रिप्टिन का, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, कौन सी मेडिसिन का अपन यूज करके चलते हैं? क्या करने के लिए बेटा? दूध के प्रोडक्शन को रोकने के लिए, इनिबिट करने के लिए। तो हमेशा याद रखना बेटा, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली बात तो अपने को ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, ब्रेस्ट मिल्क को इनिबिट करने की आवश्यकता होती है, एक कंडीशन होती है ब्रेस्ट इनगोर्जमेंट। ब्रेस्ट इनगोर्जमेंट का मींस क्या होता है? ब्रेस्ट क्या देखने को मिलती है? एनलार्जमेंट। और ब्रेस्ट एनलार्जमेंट क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि बेटा जो मिल्क का प्रोडक्शन तो कंटिन्यू हो रहा है, लगातार मिल्क बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन मिल्क बाहर नहीं आ पा रहा है। सर मिल्क बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है? या तो बेबी के अंदर कोई कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी जैसे कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम है, या बेटा मैं बोल के चलूं कि सर बेबी की क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है, मिल्क का प्रोडक्शन कंटिन्यू हो रहा है लेकिन बच्चा सक नहीं कर रहा है, बाहर नहीं आ पा रहा है। तो बेटा इस कंडीशन के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा? क्लाइंट जो मिल्क का प्रोडक्शन उसको कम करवाना पड़ेगा, और कम करवाने के लिए अपने को मेडिसिन यूज करते हैं। या बेटा इसके अंदर और भी मैनेजमेंट होती है, जैसे कि बेटा अगर एबनॉर्मल है, एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है किसके अंदर? बेबी के अंदर, तो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क को एक वाइट स्टीराइल कंटेनर के अंदर बाहर निकाल कर बच्चे को पिला सकते हैं। या बेटा अपन बोलेंगे उसको टाइट ब्रेजर्स पहनने के लिए बोलेंगे, हॉट एप्लीकेशन देंगे, वेसोडाइलेशन होगा, मिल्क के बाहर आएगा। लेकिन बेटा अगर बच्चे की डेथ हो चुकी तो उस दूध का कोई काम है नहीं है, तो अपने को मेडिसिन देनी पड़ेगी। और मेडिसिन अपन देके चलते हैं बेटा ब्रोमोक्रिप्टिन। कौन सी मेडिसिन देते हैं बेटा? ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं, या ब्रोमोक्रिप्टिन दे सकते हैं, या मैं बोलूं कि बेटा इसी का बड़ा प्यारा नाम होता है डोपामाइन। मैंने पहला क्वेश्चन करवाया तब मैंने आपको बताया था सर पीआईएच क्या होता है बेटा? पीआईएच, पीआईएच का मींस होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। और पीआईएच का एक नाम और होता है, एक चीज और, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। यहाँ पर पीआईएच का मींस होगा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इनहिबिट हार्मोन। और प्रेलिन डोपामिन काम करेगा, ब्रोमोक्रिप्टिन दे सकते हैं। अगर सर यहाँ पर तो मैंने बोला इनहिबिट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर इंक्रीज सिक्रीशन, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ मिल्क या इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए अपन कौन सी देंगे? तो याद रख लेना मेटाक्लोप्रामाइड। कौन सी देंगे बेटा? मेटाक्लोप्रामाइड होती है, एंटीमेटिक ड्रग होती है, इसका अपन यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए? दूध के प्रोडक्शन का बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर जाएगा ब्रोमोक्रिप्टिन, ऑप्शन नंबर सी। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलोइड? सर आपके सामने चार ऑप्शन और चार ऑप्शन में से फटाफट बताना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्रिस्टलोइड? चार में से कौन सा ऑप्शन रहने वाला जो कि क्रिस्टलोइड का, किसका एग्जांपल है बेटा? क्रिस्टलोइड का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर ए है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर बी है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी आरबीसी, ऑप्शन नंबर डी है बेटा रिंगर लैक्टेट। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, शाबाश शाबाश शाबाश। कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला? ए बी सी डी, ए बी सी डी। सर विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलोइड? डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, आरबीसी है, रिंगर लैक्टेट है। अरे गरीबो, अरे ज्ञानियों, अरे महाज्ञानियों, अरे महापुरुषों, बेटा फटाफट सेशन को शेयर जरूर करें। जिस बच्चे ने, जिस महापुरुष ने, जिस महाज्ञानी ने, जिस महापुरुष ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करने का काम करे बेटा। वेरी 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 गुड, शाबाश शाबाश। चलो देखिएगा राइट आंसर क्या जाएगा बेटा। सर देखना, दो प्रकार का फ्लूइड होता है, दो प्रकार का फ्लूइड होता है। एक होता है कोलोइड, क्या होता है बेटा? कोलोइड। सर एक होता है बेटा क्रिस्टेलोइड, क्या होता है बेटा? क्रिस्टेलोइड होता है। सर कोलोइड को अपन बोलते हैं प्लाज्मा एक्सटेंडर, क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा, प्लाज्मा एक्सटेंडर। प्लाज्मा एक्सटेंडर का मींस होता है प्लाज्मा को बढ़ाने वाला। क्रिस्टलोइड को बोलते हैं बेटा वॉल्यूम एक्सपेंडर, वॉल्यूम एक्सटेंडर, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने वाला। फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाएगा क्रिस्टलोइड, प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ाएगा कोलोइड। और कोलोइड के अंदर अपने आते हैं आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, प्लेटलेट्स वगैरह, प्लाज्मा वगैरह, सर डेक्सट्रोज वगैरह किसके अंदर आएंगे? कोलोइड्स के अंदर। क्रिस्टलोइड के अंदर क्या आते हैं बेटा? क्रिस्टलोइड के आते हैं अंदर आते हैं फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड बेटा? हाइपोटोनिक फ्लूइड, आइसोटोनिक फ्लूइड, हाइपोटोनिक फ्लूइड, हाइपरटोनिक फ्लूइड। कौन सा बेटा? हाइपरटोनिक फ्लूइड। ये तीन प्रकार के जो फ्लूइड होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक फ्लूइड, हाइपरटोनिक, ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं क्रिस्टलोइड्स के अंदर। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और रिंगर लैक्टेट कैसा होता है बेटा? रिंगर लैक्टेट होता है सर आइसोटोनिक। कौन सा होता है? आइसोटोनिक। इसकी जो ऑस्मोलरिटी होती है 272.5 तो होती है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और 274 होती है मिलीमोल पर ऑस्मोल। और 250 से लेकर बेटा 375 मिलीमोल पर ऑस्मोल के बीच में आए तो कैसा सॉल्यूशन होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, 1000 ml of normal saline is to be infused in 8 hours. What should be the rate of flow per minute? फटाफट बताइएगा बेटा। 1000 ml NS को अपने को क्या करके चलना है? इन्फ्यूज करके चलना 8 घंटे में, 8 आवर में। What should be the rate of flow per minute? तो what should be the rate of flow per minute? प्रत्येक मिनट कितने रेट से अपन कितने ड्रॉप्स डालेंगे कि सर अपना 8 घंटे के अंदर पूरा फ्लूइड कंप्लीट हो जाएगा? 15 ड्रॉप, 40 ड्रॉप, 13 ड्रॉप,
20 ड्रॉप्स। फटाफट राइट आंसर देगा, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी 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 गुड। देखिएगा बेटा, ड्रॉप पर मिनट निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, रेट फ्लो रेट फ्लो रेट निकालने का, फ्लो रेट निकालने का फॉर्मूला होता है, और फ्लो रेट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम इन एमएल। ध्यान से सुन लेना बेटा, टोटल वॉल्यूम इन एमएल। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, टोटल वॉल्यूम इन एमएल डिवाइड बाय टाइम इन मिनट, टाइम इन मिनट होता है, और मल्टीप्लाई करते कितने से बेटा, मल्टीप्लाई करते ड्रॉप फैक्टर से। और बेटा हमेशा एक बात याद रख लेना, अगर यहाँ पर चाइल्ड दिया होता, चाइल्ड के अंदर बेटा ड्रॉप फैक्टर कितना लेते, 60, कितना लेते बेटा, 60। और बेटा अगर अडल्ट दिया हुआ है, अडल्ट दिया हो या कुछ भी नहीं दिया तो अपने को अडल्ट मानना, और अडल्ट के अंदर कितना मानना, 15। तो फ्लोर टोटल वॉल्यूम इन एमएल कितनी है बेटा, 1000। 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं, 1000। सर टाइम इन मिनट कितने घंटे, 8 घंटे, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और गुणा कितने से करना, 15 से, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बच गया 4, 0। फिर बेटा 8 एकम 8, 8 दिया 24, 1 8 एकम 8, फिर 2 8 दूनी 16, फिर 5 8 पंजे 40, 31.25। तो समथिंग समथिंग कितना आ गया बेटा, 30 ड्रॉप्स। कितना आ जाएगा, 30 ड्रॉप्स। मे भी सभी बच्चों का यही आया होगा, अरे ज्ञानियों यही आंसर आया होगा, मे भी सभी बच्चों का इतना ही आंसर आया होगा, 30 ड्रॉप्स के समथिंग समथिंग आंसर आया होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा, 30 ड्रॉप्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, फेवरेबल फीमेल पेल्विस फॉर नॉर्मल डिलीवरी। सर नॉर्मल डिलीवरी के लिए फीमेल का नॉर्मल फेवरेबल पेल्विस कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए एंड्रॉइड होगा, गायनेकॉइड होगा, एंट्रेपॉइड होगा, प्लेटिपॉइड होगा। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, शाबाश 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 शाबाश। देखिएगा बेटा जो एंड्रॉइड पेल्विस होता है, एंड्रॉइड पेल्विस क्या होता है, अनफेवरेबल होता है। क्या होता है बेटा, अनफेवरेबल होता है। किसके लिए बेटा, अनफेवरेबल फॉर डिलीवरी। डिलीवरी के लिए क्या होगा डिलीवरी के लिए क्या होगा बेटा, अनफेवरेबल होगा। कौन सा पेल्विस बेटा, एंड्रॉइड पेल्विस। और जो एंड्रॉइड पेल्विस होता है ना सर, एंड्रॉइड पेल्विस की जो शेप होती है, एंड्रॉइड पेल्विस की जो शेप होती है ना, हार्ट शेप होती है। कैसी शेप होती है, हार्ट शेप होती है। नेक्स्ट वन सर, अगर अपन बात करें जो गायनेकॉइड पेल्विस होता है, गायनेकॉइड पेल्विस की जो शेप होती है, राउंड शेप होती है। क्या होती है बेटा, राउंड शेप होती है। और जो राउंड शेप का पेल्विस होगा ये क्या होता है, मोस्ट फेवरेबल होता है। क्या होता है बेटा, मोस्ट फेवरेबल पेल्विस होता है। नेक्स्ट वन बात आएगी बेटा एंथ्रेपॉइड। एंथ्रेपॉइड जो पेल्विस होगा ना सर, एंथ्रेपॉइड जो पेल्विस होगा वो किस शेप का होगा, जो एंथ्रेपॉइड पेल्विस होगा ओवल शेप का होता है। किस शेप का होता है बेटा, ओवल शेप का होता है। नेक्स्ट वन बचा बेटा प्लेटिपॉइड पेल्विस, प्लेटिपिलोइड पेल्विस। प्लेटिपिलोइड जो पेल्विस होता है ना, ये बीन शेप का होता है। किस शेप का होता है बेटा, बीन शेप का होता है। या सर कई जगह पर आपको एक किडनी शेप का भी मिलेगा। किस शेप का मिलेगा, किडनी शेप का मिलेगा। सर फीमेल के पेल्विस के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सर 3 प्रकार का पेल्विस होता है, ट्रू पेल्विस होता है, 2 प्रकार सॉरी 2 प्रकार का होगा, फॉल्स पेल्विस होगा, ट्रू पेल्विस होगा। ट्रू पेल्विस के अंदर क्या होती है, पेल्विक इनलेट होता है, पेल्विक आउटलेट होता है, और पेल्विक कैविटी होती है। 3 पार्ट होते हैं किसके, ट्रू पेल्विस के, पेल्विक आउटलेट, पेल्विक इनलेट और पेल्विक कैविटी होती है। सर 4 प्रकार की 4 बोन पाई जाती हैं सर, सिंपाइसिस प्यूबिस एक प्यूबिक बोन होगी, सैक्रो जॉइंट सॉरी जॉइंट सैक्रोइलियक जॉइंट होगा, सिंपाइसिस प्यूबिक जॉइंट होगा, सैक्रोइलियक जॉइंट अपने को देखने को मिलता है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, ए फीमेल पेशेंट, ए फीमेल पेशेंट गेटिंग क्लोमिफेन सिट्रेट थेरेपी। एक फीमेल पेशेंट होगा, ए फीमेल पेशेंट गेटिंग क्लोमिफेन सिट्रेट थेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, द रिस्क ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन में इंक्रीज। सर एक फीमेल पेशेंट, और फीमेल पेशेंट क्या ले रही है बेटा, क्लोमिफेन सिट्रेट की थेरेपी ले रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, द रिस्क ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन में इंक्रीज। उस महिला के अंदर कौन से प्रकार की का रिस्क रहेगा कॉम्प्लिकेशन होने का, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, पॉलीहाइड्रोमिनोज या मिस्ड अबॉर्शन। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। देखिएगा एक चीज हमेशा याद रखना, जिसके अंदर ओवुलेशन नहीं होता है, ओवुलेशन को इंड्यूस करवाने के लिए, ओवुलेशन को बढ़ाने के लिए एक मेडिसिन का यूज किया जाता है। उस मेडिसिन का बड़ा प्यारा नाम है क्लोमिफेन सिट्रेट। और कब ले रही बेटा, प्रेगनेंसी के दौरान ले रही, तो उसके कारण क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होगी, पॉलीहाइड्रोमिनोज नहीं होगा, मिस्ड अबॉर्शन नहीं होगा, बच्चा का कौन बेटा, मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो क्या होने का खतरा रहेगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी का मीन्स होता है एक से ज्यादा बच्चे होना, एक से ज्यादा बच्चे होना ग्रीन किसके अंदर बेटा, गर्भ के अंदर, यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर। सर अगर अपन बात करके चले, 2 है ट्विंस होगा, 3 है ट्रिपलेट्स होगा, 4 है क्वाड्रिप्लेट्स होगा, 5 है पेंटुप्लेट्स होगा, 6 है बेटा हेक्सुप्लेट्स के नाम से जानेंगे। मेनली अगर ज्यादा एक
ट्विंस कितने पे मिलेगा 1:80। 80 प्रेगनेंसी तो 80 में से कितने पे बेटा एक के अंदर क्या देखने को मिल सकती है, ट्विंस प्रेगनेंसी अपने को देखने को मिल सकती है। सर अब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होंगे ट्विंस प्रेगनेंसी भी, यूनिओवुलर और बायोवुलर होती है। यूनिओवुलर को आइडेंटिकल ट्विंस, बायोवुलर को फ्रेटर्नल ट्विंस के नाम से जानते हैं। सर स्किन ग्राफ्टिंग के डिफेक्ट होने के, रिजेक्ट होने के चांस है बायोवुलर के अंदर होते हैं, यूनिओवुलर के अंदर कोई चांस नहीं होता। यूनिओवुलर के अंदर दोनों से सेक्स क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, उसके अंदर डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। यूनिओवुलर के अंदर बेटा एक तो अपने को क्या देखने को मिल सकती है, एक अपने को कोरियन देखने को मिल सकती है, दो एमनियन, उसके अंदर दो कोरियन दो एमनियन देखने को मिल सकती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर लेमडा साइन अपने को देखने को मिलता है। एक टर्म सुनी होगी सुपरफिकेटेशन, सुपरफिटेशन, एक वर्ड सुना होगा सुपरफिटेशन। सुपरफिटेशन का मींस क्या होता है, और एक होता है सुपरफिकेंडेशन। दोनों को ध्यान से सुन लेना, सुपरफिकेंडेशन और सुपरफिटेशन। सुपरफिटेशन का मींस होगा बेटा, अब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसके दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और इस दौरान क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। सर दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल आई, फिर से सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की, इंटरकोर्स हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो सर दो बच्चों का पैदा होना बाई ओवुलर होगा, दो ओम आए हैं, दो से बने हैं। सर अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में हुआ है। सुपरफिकेंडेशन का मींस क्या हुआ, जैसे कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या हुआ, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की, सेक्सुअल एक्टिविटी पर फर्टिलाइजेशन हो गया। कुछ दिन बाद फिर से क्या हुआ बेटा, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की, और इस टाइम पर भी क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन हो गया। एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दो बार फर्टिलाइजेशन होना, सुपरफिकेंडेशन। अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फर्टिलाइजेशन होना, सुपरफिटेशन। में भी याद रखोगे दोनों वर्ड को, तो राइट आंसर जाएगा बेटा मल्टीपल प्रेगनेंसी। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो आज का जो सेशन है उसको यहीं पर विराम देते हैं। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करने का काम जरूर करें बेटा। ऐसे ही सेशन के लिए, बेहतरीन सेशन के लिए डेली जुड़िएगा हमारे साथ इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिएगा, अगर देखना मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। अब मेन फोकस, अगर स्टेट लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आ रहा आपका, और सेंट्रल लेवल की सोच रखी है तो ये रहा। इसके तो बहुत कुछ दिन बचे हैं। उसी देखना, बुरा मानो या भला मानो, वही बच्चा इसके अंदर सक्सेस हो पाएगा जो लगातार मेहनत कर रहा है, कंटिन्यूस मेहनत कर रहा है बेटा। जो अभी पढ़ना स्टार्ट किया 15 दिन से, 20 दिन से, 1 महीने से, मैं नहीं मानूंगा, बरसाती मेंढक बोलूंगा कि उसका सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा है। अगर लगातार बच्चा मेहनत करता रहे, 95% बच्चे वो सक्सेस होंगे, और जो 1 महीने से 15 दिन से पढ़ाई करा 5% बच्चे सिलेक्शन होने का चांस उसका है। तो ज्यादा किसका, इसका है। तो आरआरबी का एग्जाम है बेटा, दिन रात एक कर दो। 1 वीक से भी कम का समय आप लोगों के पास बचा है। एडमिट कार्ड रिलीज हो गई, सेंटर का आपको पता लग गया, उस चीज की भड़क को छोड़ देना, जहां आया है देख के आना है, मेहनत। अब सर जो जो आज तक आपने पढ़ा है केवल उसी चीज को एक बार फटाफट रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। जो आपने पढ़ा है उससे अलग पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि बेटा इतने ज्यादा पजल हो जाओगे, समय ज्यादा आपके पास नहीं बचा है। जो पीछे वाला है उसको रिवाइज करने में देखना, एक चीज आपने बार बार सुनी होगी, नई नई चीजों को पढ़ने की बजाय एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे तो याद होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर पीआर भी पढ़ ली, टारगेट भी पढ़ ली, मिशन वगैरह भी पढ़ लिया, और मार्केट के अंदर बहुत सारे उनको भी पढ़ लिया, नहीं उनसे फायदा नहीं। एक को पढ़ो, पीआर को पढ़ो, टारगेट को, कोई भी बुक पढ़ो, एक पढ़ो, बार बार पढ़ो, सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा होंगे। अब आपके पास आरआरबी वाले बच्चों के पास केवल एक ही चीज बची है, जो चीज आज तक आपने पढ़ी है उसको रिवाइज कर दो बेटा, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा निकालो, सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपसे सिलेक्शन से रोक सकती है। सीटी वाले बच्चे बेटा मई या जून के अंदर, मई नहीं तो जून के अंदर पूरे पूरे चांस है सीटी होने का, तो इसके ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट कर दे। नॉन नर्सिंग अच्छे से पढ़ लें, नॉन नर्सिंग अच्छे से पढ़ ले, हल्के में नहीं लेना। सीटी को अपने को क्या करना है, पास आउट करना है, फिर दूसरे पड़ाव पे आना है, नर्सिंग पे आना है ना। लेकिन नर्सिंग, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, सिलेक्शन आपका कौन कराएगी, सिलेक्शन नर्सिंग करवाती है। नॉन नर्सिंग का क्वेश्चन दुनिया का गलत होगा, आपका भी गलत होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। नर्सिंग का क्वेश्चन आपका गलत हो गया ये मत सोचना औरों का भी गलत होगा, औरों का क्वेश्चन ठीक हो सकता है और आपको सिलेक्शन से पीछे धकेल सकता है। तो एक ही मोटिव रखो,
जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। ऐसे नहीं मैंने 5 घंटे पढ़ लिया, एक दिन पढ़ा दूसरे दिन छोड़ दिया, नहीं बेटा, डेली पढ़ो, डेली बेसिस पे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं आपको गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने से नहीं रोक सकती बेटा। लिखवा के ले लो, जो बच्चा कंटिन्यू पढ़ेगा 5 से 6 घंटे अपने आप को देगा, 6 महीने के बाद 80,000 90,000 लाख रुपए उसकी जेब के अंदर आएंगे। ये मेरे से लिखवा के ले लेना। कोई ये बोलता हो सर ऐसे होने से क्या होगा, 6 महीने मेरे पास रह के जैसे मैं बोलता हूँ वैसे पढ़ के देख ले बेटा। अरे ऐसे ऐसे बच्चे सिलेक्ट होते देखे हैं, जो कॉलेज टाइम से कोई लेना देना नहीं है बेटा, कभी नहीं पढ़े, कोचिंग में आए 5 से 6 महीने जो भी टीचर ने पढ़ाया उसी के ऊपर फोकस किया, उसी चीज को पढ़ते चले गए। बाहर भटकने की बजाय एक ही चीज देखना, क्या होगा अगर नई नई चीजें खोजने की कोशिश करोगे तो पुरानी वाली भी भूलते चली जाएंगे। जो भी टीचर पढ़ाए कोई भी हो उस पर विश्वास करना सीखो। सबसे पहली बात सिलेक्शन के लिए बताता हूँ, विश्वास का मीन्स क्या बेटा, जो पढ़ा रहे वो अच्छा ही पढ़ा रहा होगा। हाँ मैं मानता हूँ 1% कहीं ना कहीं बाय मिस्टेक टंग फिसल जाती है, जीभ के फिसलने के कारण कुछ गलत लिखवाया जा सकता है, लेकिन सारी चीजें गलत नहीं होंगी। 0.009% चांस होता है ऐसा होने का। तो लगातार पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। ऊपर वाले से मैं भी प्रे करूंगा आप लोगों के लिए, जल्द से जल्द आपके घर के अंदर भी खुशियां आए बेटा, आपको भी सफलता मिले, आपके भी सपने पूरे हों, बच्चों के भी सपने पूरे हैं। चलो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं बेहतरीन सेशन के साथ। मे भी सेशन आपको पसंद आया होगा, और जिस बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया बेटा, सेशन को लाइक करने का कार्य करें और थोड़ा सा शेयर जरूर करने का कार्य करें।